दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि हम लोगों ने 6000 सवाल इस सीरीज में कवर कर लिया। बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। हज़ारों इस तरह के यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन कोई सीक्वेंस में पढ़ाने वाला नहीं है कि सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें आपको मिलें। जैसे अगर इसी सीरीज की बात करें, आज हमारा 205वां लेक्चर है, लेकिन इसी सीरीज में 150 लेक्चर तक केवल आपको इतिहास विषय पढ़ाया गया। 150 लेक्चर मायने रखता है दोस्तों। लगभग 4500 सवाल दोस्तों केवल एक और केवल इतिहास विषय से हम लोगों ने कवर किए इसी क्लास में। आप चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 151 नंबर से आगे हम लोगों ने प्रारंभ किया भारतीय संविधान की क्लास लेना, और आज हमारा संविधान का 55 लेक्चर है, यानी 55वां लेक्चर है भारतीय संविधान का, ठीक है। और आज जो हमने टॉपिक चूज किया है वो टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। बहुत जल्द दोस्तों ये पूरा संविधान समाप्त होने वाला। जैसे ही समाप्त होगा हम लोग फिर ज्योग्राफी पर आएंगे और वहां से हम लोग ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप इस सीरीज से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बड़े अच्छे सवाल हैं। सवाल किस तरीके के मैं दिखाना चाहूंगा आपको। लिख रहा है कि राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की जो शक्ति है ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है। क्या राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता, उधार ले सकता है? आपको जवाब हाँ या ना में देना है। और लिख रहा है अगला सवाल कि संघ और राज्यों की संचित निधियां ये किस अनुच्छेद में बताई गई हैं। आकस्मिक निधियों के बारे में कहां बताया गया है। संघ की संपत्ति को राज्य के करों में छूट जो दिया गया है ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। विस्तार से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे और भी कई सारे सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो ये सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आज हम कवर करें दोस्तों अपने 6150 तक के सवाल मैं आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया गया। मैं कहते कहते थक गया कि भैया ज्वाइन कर लो, लेकिन आप करते नहीं। आप कल्पना करो ना, जो इंसान यूट्यूब पर इतनी अच्छी क्लास दे सकता है, आखिर अपने फाउंडेशन बैच में, अपने इंडिविजुअल बैच में कितना मेहनत हम करते होंगे। हमारे पास मेहनत करने का मतलब उसके बाद समय नहीं बच रहा है कि मैं अपने क्लास को प्रमोट कर सकूं, आपको और भी इंफॉर्मेशन दे सकूं। इतना भी समय अपने पास नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि कैसे ज्वाइन किया जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ध्यान देंगे दोस्तों, आज हमारी 205वीं क्लास है और आज हम कवर करेंगे अपने 6150 तक के सवाल को। टॉपिक हमारा दोस्तों केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या है ना, कई बार आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है और स्टार्टिंग में मैंने कुछ ऐसे ही सवाल रखे। सवाल क्या है सुनिए। लिख रहा भारतीय संविधान में तीनों सूचियों में से संबंधित व्यवस्था ये कहां से ली गई है। जैसे ये सवाल आता है ना, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? आप में से बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया जवाब दे रहे होंगे और जैसे ही आपका जवाब ऑस्ट्रेलिया आएगा ना, मैं कहूंगा दोस्तों ये आपका जवाब गलत है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उत्तर है ही नहीं। अब दोस्तों ये तीनों सूचियों से संबंधित जो व्यवस्था है कहां से लिया गया है, तो याद रखेगा ये भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने कहीं तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन तब पढ़ा था दोस्तों जब कभी सवाल आपसे पूछे कि समवर्ती सूची कहां से ली गई। क्या पूछे सवाल? जब आपसे पूछे कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है, तब आप अपना जवाब कहां देंगे दोस्तों? तब आप बताइएगा दोस्तों कि समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, तब आप जवाब दीजिएगा। तो जो आप सोच रहे थे ना, थोड़ा सा गलत सोच रहे थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? देखिए किस तरह से गलती होती है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या लिख रहा है? लिख रहा है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो सूचियां होती है ना, ये तीन तरह की सूचियां होती हैं। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषय हैं, ठीक है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? संघ यानी केंद्र को होता है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। समवर्ती सूची पर जितने भी विषय हैं में उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। सवाल क्या लिख रहा है? लिख रहा है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में दोस्तों? याद रखिएगा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों 7वीं अनुसूची। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? जब आप पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची, तब दोस्तों वहां पर आपको मिलता है स से 7 स से सूची। इस तरह से याद रखिएगा, स से 7 स से सूची। वहां पर दोस्तों इन तीनों सूचियों के बारे में बताया गया है। लिख रहा है सरकारिया आयोग। बहुत अच्छा सवाल है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये जो सरकारिया आयोग बना था ये केंद्र राज्य संबंध से के संदर्भ में दोस्तों इसने अपना क्या दिया था? सिफारिश दिया था। तो ये आप
जरूर याद रखेगा, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। एक सवाल और, अगर आपसे पूछे कि सरकारी आयोग दोस्तों कब गठित हुआ था, क्या सवाल पूछे दोस्तों कि इसका गठन कब हुआ था, कब गठित हुआ था, तो क्या बताएंगे, याद रखेंगे दोस्तों 1983 में गठित हुआ था। एक सवाल और देता दोस्तों कि सरकारी आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया था, तो जब कभी रिपोर्ट की बात करेगा तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, 1987 बताएंगे। बच्चे यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है ना, इतना स्पीड होता है, वंदे भारत की स्पीड से आंसर देते हैं तो उनको बस पता ही नहीं चलता है कि परीक्षा में पूछा क्या है, देखने का समय मिल जाए। ना गठन की तरफ ध्यान जाता है, ना रिपोर्ट की तरफ ध्यान जाता है, जो रटे हैं उत्तर मारा, चल दिया, ठीक है। बाद में घर आएंगे, पेपर मिलाएंगे और कहेंगे अरे बाप रे बाप, बड़ी गलती हो गई, आता हुआ सवाल गलत हो गया। अरे तो इतना तेज चलने की क्या जरूरत थी कि आता हुआ सवाल गलत हो जाए, गलती तो आप ही की है ना, किसी दूसरे की तो है नहीं। तो चीजों को समझिए, ये गलती आप मत करेगा, ध्यान से देखेगा कि परीक्षा में क्या पूछा, उसी अनुरूप अपना जवाब दीजिएगा। आगे देखिए, लिख रहा है केंद्र राज्य संबंध पर राजमन्नार समिति, एक समिति थी दोस्तों जिसका नाम है राजमन्नार समिति। लिख रहा है राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित किया गया था। अगर नाम भी पढ़ लिया होता तो आपको समझ में आ जाता है। ये मन्नार वगैरह कहां लगता है दोस्तों, जैसे हमने मन्नार की खाड़ी के बारे में पढ़ा होगा, दक्षिण भारत में तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में दोस्तों ये मन्नार की खाड़ी है ना, याद रखेगा, पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये राजमन्नार जी जो हैं किस राज्य से इनका संबंध है दोस्तों, तो याद रखेगा, यही आपसे सवाल पूछा है कि राजमन्नार आयोग दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है, और राजमन्नार आयोग जो समिति बना था दोस्तों, ये भी केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या करता है। किसके संदर्भ में दोस्तों, ये केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में अपनी जो है सिफारिशें देता है, व्याख्या करता है। एक सवाल और यहां पर इंपॉर्टेंट है कि राजमन्नार समिति कब बनी थी, ये भी अच्छा सवाल दोस्तों, याद रखेगा, ये 1971 में गठित की गई थी। ये बहुत प्यारा सवाल है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यानी कि सरकारिया आयोग से पुराना कौन सा दोस्तों, राजमन्नार, और इससे भी पुराना कौन सा है, तो 1970 में एक प्रशासनिक सेवा आयोग बना था, वो सबसे पुराना है, ठीक है, प्रशासनिक आयोग। लिख रहा है किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि का निर्माण कर सकती है। बार कह रहा है कि उस स्थिति का नाम बताइए। विधि निर्माण मतलब क्या होगा दोस्तों, कानून बनाना। दोस्तों अभी अगर हमने ध्यान दिया हो तो हमने सूचियों में दोस्तों 3 तरह की सूची पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, एक केंद्र सूची पढ़ा, एक केंद्र सूची पढ़ा, एक राज्य सूची पढ़ा, और एक दोस्तों समवर्ती सूची पढ़ा, ठीक है। 3 तरह के सूचियों के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया, और हमने पढ़ा कि जो राज्य सूची है इस पर कानून कौन बनाता है दोस्तों, तो याद रखेगा इस पर कानून राज्य बनाता है। कौन बनाता है, राज्य जो है ये कानून बनाता है, ये हमने पढ़ा। लेकिन यहां तो कंडीशन उलट के दे रहा है, कंडीशन कह रहा है कि बताइए उस स्थिति का नाम जब संसद क्या कर सकती, कानून बना सकती है, भी राज्य सूची के विषय पर। भाई ऐसा भी समय हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अगर स्थिति कैसी दोस्तों, आपातकाल वाली स्थिति। कैसी स्थिति दोस्तों, आपातकाल की स्थिति है मान लीजिए, ठीक है, तो दोस्तों उस कंडीशन में संसद कानून बना सकती है। उस कंडीशन में राज्य सूची पर यह संसद को पावर है कि वो कानून बना सकती है। या दूसरा कंडीशन सर कौन हो सकता है, मान लीजिए राज्य स्वयं कहे, तो राज्य स्वयं आग्रह करे। मान लीजिए कोई राज्य ऐसा है जो केंद्र से यह आग्रह कर रहा है कि नहीं हमारे लिए आप कानून बनाइए। अब लो जब सामने वाला कह रहा है तो क्यों नहीं बनाएगा केंद्र, तब भी बना सकता है, ठीक है। या फिर जब कभी केंद्र क्या करता है, किसी तरह की अंतरराष्ट्रीय समझौता या संधि करता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समझौता या क्या करता है दोस्तों, जब संधि करता है। मान लीजिए केंद्र सरकार कहीं पर गए और किसी देश के साथ संधि कर लिया कि आइए आप हमारे राज्य में ये काम करिए, तो क्या करेगा राज्य को, अब राज्य कहे कि नहीं आपको यहां काम नहीं करना, आप संधि किससे पूछ कर किए थे, नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो केंद्र जब अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता करता है उस केस में राज्य सूची पर अधिकार उसका हो जाता है, मतलब उस पर्टिकुलर विषय के ऊपर उसका अधिकार माना जाता है। ये आप ध्यान में रख के चलेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये दोस्तों 3-4 कंडीशन है जब ऐसा हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से संबंधित 2 अलग अलग अनुच्छेद कौन कौन से हैं दोस्तों, उन अनुच्छेदों के बारे में बताना है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 245 और 246, कौन कौन सा, 245 और 246। पहले 45 लिखिए फिर लिखिए 246। ये 2 अनुच्छेद हैं दोस्तों जिनमें क्या बताया गया है, दोस्तों, तो याद रखिएगा केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा ये कॉन्सेप्ट दोस्तों कहां से लिया गया था, तो ये जो शक्तियों का बंटवारा है या शक्तियों का जो वितरण है दोस्तों, इसको कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया, ठीक है। इसको कहां से ग्रहण किया गया है, कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है, इसको भी याद रखेंगे
पाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। आगे देखिए क्या लिख रहा है कि क्या भारतीय संघ का कोई भी राज्य, क्या लिख रहा है दोस्तों, कोई भी राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय संगठन से किसी तरह का ऋण ले सकता है? ऋण का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऋण का मतलब होता है लोन। क्या लोन ले सकता है? तो आपका उत्तर हां या नहीं में क्या होगा दोस्तों? नहीं, वो लोन नहीं ले सकता। वो विदेशियों को दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए बुला सकता है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दे सकता है, लेकिन उधार नहीं ले सकता। मान लीजिए उधार लेने से क्या होगा, उधार ले लिया, कल को सरकार बदल गई, उधार न चुका पाए तो बेइज्जती किसकी? सरकार की। सरकार की कि भारत की? भारत की बेइज्जती। विश्व पटल पर किसी प्रदेश विशेष की बेइज्जती नहीं होती है, बेइज्जती किसकी होगी? भारत की। तो ऐसे अधिकार ही नहीं दिए गए कि इस तरह की जरूरत पड़े। उनको लोन चाहिए तो अपने देश से मांगे, अपने राज्य में इन्वेस्टमेंट मांगे, बहुत जरूरत है तो भारत सरकार से उधार ले लेना, क्या दिक्कत है? भारत सरकार दे रही उधार, ठीक है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भारत सरकार से उधार ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए आपको ये काम बाहर से नहीं करना है। अगला सवाल देखिए, हाँ नहीं में जवाब है। लिख रहा भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? ठीक है, अवशिष्ट अधिकार या अवशिष्ट शक्तियां, दो सवाल देता है, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों किसके पास दिया गया है? याद रखिएगा, केंद्र सरकार के पास। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास दोस्तों? केंद्र सरकार। कभी कभी परीक्षा में केंद्र सरकार ऑप्शन भी नहीं होता है, और तब क्या ऑप्शन देता है पता है? ऑप्शन में देता संघीय संसद। बच्चे क्या इतना रटते हैं ना कि वो शब्दों का मायने नहीं समझ पाते। अरे भाई, चाहे संघीय संसद कहे चाहे केंद्र सरकार कहे, एक ही बात है, कुछ अलग है क्या? कुछ अलग है? नहीं। तो इसको याद रखेंगे, संघीय संसद लिख दे, संघीय सरकार लिख दे, केंद्र सरकार लिख दे। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट अधिकार इन्हीं के पास होता है, यही उन पर कानून बना सकते हैं, याद रखेंगे। लिख रहा है कि संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य, क्या लिखा दोस्तों? केंद्र और राज्य की विधायी संबंधों की चर्चा किया गया है। किसके संबंध में? विधायी संबंधों की चर्चा कहां पे किया गया है? तो भाग के बारे में पूछ रहा है तो बताएगा दोस्तों, भाग 11 में चर्चा किया गया। कहां पर दोस्तों? भाग 11 में चर्चा किया गया है। हो सकता है दोस्तों आपसे अनुच्छेद भी पूछ ले। अभी आपने पीछे पढ़ा दोस्तों अनुच्छेद 245 से 246, वो 245 से 246 है क्या दोस्तों? वो इसी के बारे में तो है, लेकिन अब इसमें दोस्तों खाली विधायी के बारे में पूछ रहा है ना, लेकिन एक केंद्र राज्य संबंध के बारे में। तो आप इसको कर लीजिए 245 से, नहीं यहां आप कर लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा और बढ़ा कर लीजिए, क्योंकि वो टोटल पूछ रहा है। तो 245 से लेकर 55 तक आइए। कहां से? 45 से लेकर 55 तक आइए। इसमें दोस्तों क्या मिल जाएगा आपको? विधायी संबंध मिल जाएगा। इसी तरह से थोड़ा सा अगर प्रश्न चेंज कर दे, इस विधायी संबंध के स्थान पर आपसे पूछ दे वित्तीय संबंध, क्या पूछ दे? मान लीजिए परीक्षा में पूछ दिया वित्तीय संबंध के बारे में कि बताइए वित्तीय संबंध के बारे में किस भाग में चर्चा किया गया। जैसे यहां भाग 11 हमने पढ़ा ना, उसी तरह से अब हम क्या पढ़ेंगे? भाग 12 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे भाग 12, ठीक है। अच्छा, भाग 12 पूछ दिया तो ठीक है सर, अनुच्छेद भी पूछ सकता है। जैसे यहां 45 से 55 अनुच्छेद दिख रहा है, उसी तरह यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 68 से 93, 268 से 293 याद रखेंगे दोस्तों। यह भाग 12 है जिसमें वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है, ठीक है। तो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, विधायी संबंध भी और वित्तीय संबंध भी। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कहीं कोई डाउट नहीं है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा हो तो लाइक वाइक कर दो। नहीं काम सर, पढ़ाई के समय में लाइक की बात मत करिए, कमेंट की बात भी मत करिए, पढ़ाइए, ठीक है भाई, जैसा कहो। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों कि राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में, बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। राष्ट्रीय हित में तो देखिए कुछ भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय हित की बात आ जाए तो किसी को भी नापा तौला जा सकता है कि नहीं, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो, राष्ट्र से समझौता नहीं। लिख रहा है राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये दोस्तों किस अनुच्छेद में दिया गया है? कह रहा जब कभी राष्ट्रीय हित की बात आ जाए, और मुद्दा क्या दे रहा है दोस्तों? राज्य सूची। हमने तो ये पढ़ा कि राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य कानून का निर्माण करती है, लेकिन अगर राष्ट्रीय हित की बात है और उस समय अब कानून कौन बनाएगा? तो संसद बना सकती है, संसद के पास पावर है, लेकिन ये किस अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों? तो आप पढ़िएगा, ये बताया गया अनुच्छेद 249 में। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में कई बार आया है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। अगला सवाल, यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, मतलब यदि आपातकाल चल रहा हो, ठीक है, यानी राष्ट्रपति ने आपातकाल की उद्घोषणा कर दी हो, उस कंडीशन की बात कर रहा है, हो तो राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? पीछे हमने पढ़ा था ना कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जब केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो हमने 3 कंडीशन आपको दिया था कि एक तो तब जब आपातकाल लगा हो, एक तो तब जब अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते
समझौते की बात हो, और एक तो तब राज्य जब स्वयं आग्रह कर दे। उसी में से दोस्तों ये तीनों कंडीशन मिल रहा है आपको। तो 249 है राष्ट्रीय हित की बात हो जाए, और इसके बाद आपातकाल की घोषणा हो गया, तब भी दोस्तों ये कानून बना सकता है। कहां पे दिया गया दोस्तों इसके बारे में? अनुच्छेद 250 में। ठीक है, अगर दोस्तों आपातकाल वाली स्थिति है तब 250 के तहत संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक, ये अंतरराष्ट्रीय जरा समझिएगा, ये अंतरराष्ट्रीय ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, शुद्ध ही होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो लिख रहा है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी, वही मैंने कहा कि तीसरी कंडीशन है कि अंतरराष्ट्रीय समझौता संधि जब होता तब कानून बना सकता है। उसके बारे में दोस्तों कहां दिया गया है? तो अनुच्छेद 253 में दिया गया। कहां दिया गया है? 253 में यह बताया गया दोस्तों कि जब कभी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, चाहे संधि की बात आ जाए चाहे समझौते की बात आ जाए, उन दोनों कंडीशन में कौन बनाएगा दोस्तों? कानून का निर्माण कौन करेगा? तो कानून का निर्माण दोस्तों संसद करती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट नहीं ना? अरे अपनी क्लास में डाउट किस बात का भाई? डाउट हो ही नहीं सकता है। प्रश्न को इस तरह से पढ़ाओ ना कि बच्चों के मन में सवाल नहीं पैदा होना चाहिए, यह खासियत होती है। आगे बढ़िए, लिख रहा है संघ और राज्यों की बाध्यता किस अनुच्छेद में निहित है? बाध्यता मतलब दोस्तों एक दूसरे से ये क्या है दोस्तों? बाध्य हैं, यानी ये मुक्त नहीं हो सकते। जैसे हम अपने माता पिता से बाध्य होते हैं, बाध्य हैं क्या? नहीं, रिश्ते बंधन से नहीं चलते हैं, बाध्य नहीं है। वो हमारी क्या है? वो हमारे अधिकार भी हैं, हमारे कर्तव्य भी हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर आएंगे। लेकिन बाध्यता यहां इसलिए कहा जा रहा है कि संघ और राज्यों की बाध्यता के बारे में दोस्तों कहां बताया गया है? तो याद रखेंगे, ये फिलहाल तो बताया गया अनुच्छेद 256 में, लेकिन दोस्तों आप इस लाइन को तभी समझ सकते हो जब आप इसे तोड़ करके क्या करेंगे? अलग करेंगे। देखिए मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। दो ही मुद्दा दोस्तों, चाहे संघ की बात करेंगे चाहे केंद्र की बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो इधर दिया गया वो राज्य की बात करेंगे। कह रहा दोस्तों मान लीजिए संघ और राज्य, अब देखिए जरूरी तो है नहीं कि जहां जहां पर संघ में जिसकी सरकार हो राज्य में भी उसकी सरकार हो, संभव नहीं है, ठीक है, या पूरी सरकार बराबर हो, कहीं संघ में अलग हो सकता है, राज्य में अलग हो सकता है, तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो दोस्तों इन दोनों की बाध्यता की बातें किया गया कि संघ और राज्य के जो दायित्व हैं दोस्तों उनके बारे में यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि उनकी दायित्व क्या क्या है, ठीक है। संघ के दायित्व क्या क्या बनते हैं, राज्य के दायित्व क्या क्या बनते हैं, क्योंकि अगर दायित्व डिसाइड नहीं होगा ना तो यह कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बढ़ता जाएगा। भाई सामने वाला राज्य कहेगा ना मेरा काम नहीं, केंद्र कहेगा मेरा काम नहीं, तो दायित्व फिक्स होना चाहिए। आप इसे अपने भाषा में समझो, ये बाध्यता किस चीज की बता रहा है? भाई सबके लिए एक टास्क डिसाइड होगा ना, एक काम डिसाइड होगा, ये केंद्र सरकार का काम है, ये राज्य सरकार का, ऐसा डिसाइड है क्या सर? हाँ डिसाइड है ना सर। ये लिखा कहां है? सूची में। अच्छा सूची किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चे परेशान से सूची सूची सूची, ये 7वीं अनुसूची में सूची। अरे भैया मेरे, आपकी मम्मी ने कहा बाजार से कुछ सामान ले आओ, फटाफट गिना दिया आपको, धनिया मिर्चा लहसुन प्याज टमाटर, आप कहें अरे मम्मी 2 मिनट रुको, एक लिस्ट बनाते हैं। पहले लिस्ट बनाया, लिस्ट में क्या बनाया? लिस्ट में लिखा किराने की दुकान का अलग सामान लिखा, सब्जी की दुकान का अलग सामान लिखा, और कोई अलग चीज है तो उसको अलग जगह लिखा, बना 3 लिस्ट बनाया। यही लिस्ट तो है यहाँ पे। जो केंद्र सरकार का दायित्व है कि ये काम केंद्र सरकार करेगी, वो सारा संघ सूची वाली लिस्ट में लिखा है। जो काम राज्य सरकार करेगी वो राज्य सूची वाली लिस्ट में लिखा है। जो काम दोनों मिल बांट कर करेंगे, जो काम दोनों मिल बांट कर करेंगे वो समवर्ती सूची में फिक्स है, कुछ अलग से नहीं है, अलग से कुछ नहीं है। कहा गया कुछ अलग से आ जाए तो अवशिष्ट शक्तियां है ना, उसके तहत संघ देख लेगा। कुछ नया आ जाए तो कभी भी आ सकता है, कुछ नया आ सकता है कि नहीं। मान लीजिए न लिखा हो, कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जो किसी लिस्ट में लिखा ही ना हो, फिर अवशिष्ट शक्तियां के तहत संसद उस पर कानून बनाएगी आराम से, तब राज्य को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इतनी सी बात है, बस अपने भाषा में समझ लो। यहां इसीलिए दोस्तों बाध्यता की बात किया जा रहा है कि सबके दायित्व जो हैं वो फिक्स हैं। दायित्व फिक्स होगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, चाहे सरकार सेम हो और चाहे सरकार क्या हो, अलग अलग हो, दोनों में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। यही दोस्तों बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, लिख रहा है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण,
ठीक है, किसके ऊपर कह रहा है दोस्तों? कह रहा राज्यों के ऊपर ना संघ का नियंत्रण होता है। संघ मतलब केंद्र का नियंत्रण होता है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों? तो ये बताया गया अनुच्छेद 256 हुआ था ना 257 में, ठीक है। 257 में कहा गया नियंत्रण के बारे में, नियंत्रण। और किस पर नियंत्रण दोस्तों? तो याद रखेगा राज्यों पर नियंत्रण के बारे में कहा गया। किस पर दोस्तों? राज्यों पर नियंत्रण। अब बात आती भाई संघ राज्य पर नियंत्रण क्यों करेगा? क्योंकि राज्य पर काम तो कौन करता है दोस्तों? राज्य सरकार काम करती है। लेकिन क्यों? नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों, संघ बड़ा है, केंद्र बड़ा है ना, तो याद रखेगा उसकी कार्यकारी शक्तियां जो है कुछ दशाओं में, कुछ स्पेशल कंडीशन दे रहा कि कुछ दशाओं में संघ की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो राज्य के ऊपर लागू होती हैं। संघ की कार्यकारी शक्तियां ये कहां लागू होती हैं दोस्तों? ये राज्यों पर लागू हो जाती है, वो भी कुछ स्पेसिफिक दशाओं में, ठीक है। कब दोस्तों? मान लीजिए कहानी देता हूं। आपने कहा सर ऐसा कब हो, कुछ दशा कब आ जाएगा? चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अगर नहीं मन में आया तो आना चाहिए था। देखिए होता क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए राज्य ने कोई कानून बनाया, ठीक है। उस कानून की वजह से संघ के कानून के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मतलब संघ का नियम कुछ और कह रहा है, राज्य का नियम कुछ और कह रहा है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। और हमें क्या करना है? हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं लाना है। केंद्र राज्य संबंध में जितने तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, विधायी, हम क्यों हम ये विधायी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विधायी मतलब किससे दोस्तों? कार्यकारी शक्तियां विधायी तथ्यों से संबंधित चीजों के बारे में पढ़े। ऐसे जब कभी फाइनेंस को लेकर दिक्कत होगा ना, उसे हम वित्तीय संबंधों के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो अलग विषय हो जाएगा। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई कानून राज्य ने ऐसा बना दिया कि वो संघ के कानून का क्या करता है? उल्लंघन करता है। तो उस समय कौन बड़ा? संघ बड़ा। कौन बड़ा? संघ बड़ा। उस दशा में राज्यों पर संघ का नियंत्रण माना जाएगा। जो संघ का कानून होगा उसे वैलिड करार दिया जाएगा और राज्य के कानून को वहां सरेंडर करना पड़ेगा। अपने भाषा में हम समझ रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई दिक्कत आपको? नहीं ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लिख रहा भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। भारत के बाहर, वो भी भारत के बाहर मतलब भारत की सीमा से बाहर, ठीक है। तो संघ की अधिकारिता की बात कहां आती दोस्तों? ये बताया गया अनुच्छेद 260। इसी तरह से अनुच्छेद 360 है। याद है 360 में क्या बताया गया? 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया, ठीक है। देखिए आपातकाल कुल 3 तरह के होते हैं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आपातकाल की बात की गई है, ठीक है, जो राज्यों में लगता है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। और तीसरे नंबर पे आता है वित्तीय आपातकाल, जो आज तक कभी लगा नहीं लेकिन प्रावधान है उसका, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल। तो संघ की अधिकारिता के बारे में 260 बताता है कि कभी भी भारत के बाहर के जो राज्य क्षेत्र होंगे उन पर दोस्तों संघ की अधिकारिता मानी जाएगी, और होना भी चाहिए। भाई राज्य क्षेत्र के बाहर हैं या सीमा के बाहर हैं तो भाई संघ का ही तो मेन माना जाएगा, उस पर किसी राज्य विशेष का कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। यानी उसके तरफ से कोई कानून वहां लागू नहीं किया जाएगा, उसके लिए कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा, ठीक है। तो यही पढ़ना था। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। आप एक मौका भर दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। चाहे आप किसी परीक्षा विशेष की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी विषय विशेष की तैयारी कर रहे हो, एक बार स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से किताबें जरूर चेक करिए, ठीक है। जबरदस्त जितनी भी किताबें हैं ना, सब अपने आप में एकदम एंटिक किताबें मिलेंगी। उसके कंटेंट आपको एंटिक मिलेंगे, ऐसा जो आपके दिल को छू जाए, आपके मन से, मतलब एकदम ऐसे लैंग्वेज में ना कि चीजों को आप आसान भाषा में समझ पाओ, सीख पाओ। सारी जानकारी मिलेगी कहां से? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है संघ और राज्यों की संचित निधियां, ठीक है, जिसे हम कॉन्सोलिडेटेड फंड कहते हैं, और लोक लेखा की जो निधियां हैं दोस्तों, ये किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो संचित निधि के बारे में बताया गया दोस्तों अनुच्छेद 266 में। कहां बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 266 में एक कॉन्सोलिडेटेड फंड की बात करता है। और इस तरह के फंड संघ के लिए भी होते हैं, इस तरह के फंड जो होते हैं दोस्तों इस संघ के लिए भी होते हैं, और इस तरह के फंड दोस्तों राज्य के लिए भी होते हैं। दोनों के लिए दोस्तों इस तरह की निधियां होती हैं, इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। होता क्या दोस्तों, ये एक ऐसा गुल्लक है जहां पैसा रखा जाता है, भारत सरकार का पैसा जहां रखा जाता है, ये वो गुल्लक है। लेकिन याद रखेंगे यहां से पैसा कैसे बाहर आ सकता है दोस्तों? संसद द्वारा विधि बनाकर, ठीक है। संसद द्वारा ही दोस्तों इसमें से पैसा निकल सकता है, ऐसे कर दीजिए। यानी जब संसद प्रस्ताव पारित करेगी तभी इस गुल्लक से पैसा निकलेगा, वो किसी के बस की बात नहीं है कि यहां से कोई पैसा निकाल दे। अच्छा, यहां पर जो फंड है दोस्तों, उस फंड में पैसा आता कहां से? जैसे हम लोग जितना भी टैक्स जमा करते हैं
ना, ये सारा टैक्स कहां जाता है दोस्तों, ये सारा टैक्स जाकर इसी संचित निधि में जाकर के जमा हो जाता है, ठीक है। या सरकार के द्वारा जो भी राजस्व एकत्रित किए जाते हैं, किसी भी तरह के राजस्व होते हैं, वो सब जाकर ही एकत्रित होते हैं, इसीलिए तो बहुत बड़ा फंड है और कोई एक व्यक्ति का अधिकार इस पर नहीं होता है, ठीक है, संसद उस पर काम करती है। लिख रहा आकस्मिकता निधि, ये किस अनुच्छेद में निहित है? आकस्मिकता निधि दोस्तों ये अनुच्छेद 267 में बताया गया, 66 के बाद है 267 जो है दोस्तों, इसमें आकस्मिकता निधि के बारे में बताया गया। आकस्मिकता निधि एक ऐसी निधि है जिस पर राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र होता है। क्यों दोस्तों? मान लीजिए संसद सत्र में न चल रहा हो, छुट्टी चल रही हो, ठीक है, और अचानक से कहीं फंड की जरूरत पड़ जाए, पैसा कैसे निकलेगा? क्या करें, सबको बुलाया जाए? नहीं, ऐसे में आकस्मिक निधि से पैसे खर्च कर लिए जाते हैं। बाद में जब संसद सत्र में आता है तो उस आकस्मिक निधि से जो पैसे खर्च हुए रहते हैं उन पर बैठकर हिसाब किताब बनता है। अपने भाषा में तरीके से चीजों को समझिए। तो संचित निधि का उपयोग तभी किया जा सकता है जब संसद चल रहा होता है, सत्र में रहेगा तभी, और जब संसद नहीं चल रहा होता तब आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाता है, क्योंकि इस आकस्मिक निधि का नाम ही क्या है, आकस्मिक है, यानी इमरजेंसी टाइम है दोस्तों। इमरजेंसी टाइम में दोस्तों पैसा यहां से बाहर आता है, यानी जब संसद सत्र में न हो तब दोस्तों उसके साथ पैसा निकालते हैं, यहां पर याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है संघ द्वारा उद्गृहित। अब बच्चे यहां परेशान हो जाते हैं, ठीक है, परीक्षा में ऐसे ही टफ लैंग्वेज देता है, ठीक है। सुनिए, अभी मैं पढ़ूंगा सवाल को, इसके बाद इसी सवाल को अपने भाषा में आपको बताऊंगा कि क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। सुनिए, ऐसे टेक्निकल शब्द देता है खाली डिस्टर्ब करने के लिए। लिख रहा है संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क किस अनुच्छेद में आते हैं? कर है ऐसा टैक्स, ऐसा कर, ऐसा राजस्व जो किसके द्वारा लगाए जाते? उद्गृहित करना मतलब लगाया जाना। क्या दोस्तों? लगाया जाना। और याद रखेगा संग्रहित करना मतलब वसूला जाना, ठीक है। तो लगाया जाना और वसूला जाना है दो बातें। यानी टैक्स किसका दोस्तों? टैक्स है संघ का। वसूलने का काम कौन करता है? राज्य सरकार करती है। यार संघ काम था तो संघ को करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, क्योंकि राज्य विशेष की बातें हैं, इसीलिए संघ के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उसको वसूलने का अधिकार किसको दे दिया गया है? राज्य को दे दिया गया है। और इसके बारे में कहां बताया गया है? इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 268 में, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जैसे, आपके मन में तो हमेशा जैसे लगा रहता है, तो आइए जैसे बताते हैं। जैसे मान लीजिए स्टाम्प शुल्क है। स्टाम्प शुल्क दोस्तों एक केंद्र सरकार को जमा होता है, लेकिन वसूलने का काम कौन करती है? राज्य सरकार करती है, ठीक है, स्टाम्प शुल्क। और स्टाम्प शुल्क का प्रयोग दोस्तों आप बिल के ऊपर करते हैं, चेक के ऊपर करते हैं, हर जगह लगता है दोस्तों इस तरह का, ठीक है। या जब जमीन को खरीदा बेचा जाता है उस समय भी दोस्तों जरूरत पड़ती है, तो केंद्र सरकार को दिया जाता है, लेकिन वसूलने का काम कौन करता है? ये राज्य सरकार करती है। और इसी के बारे में अनुच्छेद 268 में बताया गया। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं ना? आगे बढ़ो। लिख रहा है संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित, यानी संघ के द्वारा लगाया भी जाता है और संघ के द्वारा वसूला भी जाता है, ठीक है। संघ के द्वारा लगाया जाता है और संघ के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? वसूला जाता है। दोनों बातें बहुत बढ़िया। किंतु राज्यों को सौंप दिया जाता है, ठीक है। यानी लगाने का काम भी संघ का है, वसूलने का काम भी संघ का है, और वसूल करके किसको दे दिया? राज्य को दे दिया। बड़ा अच्छा भैया संघ है, ठीक है। ऐसे काम हो तो क्या दिक्कत है? ये बताया गया दोस्तों अनुच्छेद 269 में, ठीक है। क्या बताएगा दोस्तों? कि लगाया और वसूला जाएगा किसके द्वारा दोस्तों? संघ के द्वारा। और फिर दिया जाएगा किसको दोस्तों? राज्य को दे दिया जाएगा। बहुत अच्छा काम। ये तो राज्य के लिए बैठे बिठाए, ये आप कह सकते हैं उस टाइप का है ना, जैसे घर में जमाई बैठा हो ना, बढ़िया ना। अच्छा सर ऐसा कब होता है? चलिए एग्जाम्पल देते हैं जो जैसे आपके मन में है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे रेलवे की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब रेलवे के द्वारा दोस्तों चाहे माल ढुलाई पे जो पैसा मिल रहा है, चाहे यात्रियों के आने जाने पे जो पैसा मिल रहा है, अब रेलवे तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन दोस्तों जो पटरी बिछी है वो तो राज्य में बिछी है। रेलवे जो सामान लेके आ रही है, जा रही है, जो सर्विसेज दिया जा रहा है वो तो राज्यों की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन टिकट कट के पैसा कहाँ चला जाएगा? रेलवे खाते में। और रेलवे दोस्तों वहाँ सेंट्रल मिनिस्ट्री से चलता है, राज्य का कोई रोल तो होता नहीं। तो सरकार कहती भाई जो कुछ लगाया वसूला जाएगा वो केंद्र वसूलेगा, और राज्य की हिस्सेदारी राज्य को दे दिया जाएगा, है कि नहीं? राज्य की हिस्सेदारी राज्य को सौंप दिया जाएगा। बस यही सिंपल सा, ये 269 जो आर्टिकल दोस्तों उसमें बताया गया है। लिख रहा है संघ द्वारा उद्गृहित और संघ और राज्यों के बीच में वितरित, यानी संघ के द्वारा क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा,
संघ के द्वारा क्या होगा दोस्तों, लगाया जाएगा और उसको दोनों में बांटा जाएगा। किसमें दोस्तों, संघ और राज्य आपस में मिलकर क्या करेंगे, उस पैसे को बांट लेंगे। ये कहां बताया गया दोस्तों, ये बताया गया अनुच्छेद 270 में। जबरदस्त सवाल है, ये आप याद रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन होता है यहां पे 270 में, ठीक है, तो याद रखेंगे। इसमें सिंपल सी चीज है दोस्तों, टैक्स लगाने का काम गवर्नमेंट करती है और उसको बांट दिया जाता है दोनों में, ठीक है। यानी जैसे अगर हम कोई सामान की बात करते हैं, अभी हम कोई भी सामान आप परचेज करें, मोबाइल ही परचेज कर लीजिए, कैमरा परचेज करिए, टीवी लैपटॉप एसी परचेज कर लीजिए, क्या करते हैं, 9% CGST, 9% SGST। बोलो, CGST मतलब सेंट्रल GST, SGST मतलब स्टेट GST। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, दोनों में वितरित किया जाता है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन आप कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का उल्लेख, ठीक है, यानी संघ से अनुदान, यानी संघ यानी केंद्र की बात कर रहा है, अनुदान यानी क्या बात कर रहा है दोस्तों, ग्रांट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ग्रांट की बात कर रहा है। सब्सिडी नहीं बोलेंगे, सब्सिडी जनता को दिया जाता है, ठीक है, और अनुदान राज्यों को दिया जाता है, दोनों में अंतर होता है, याद रखेंगे। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का उल्लेख जो किया गया है, यह कहां पर किया गया दोस्तों, तो यह किया गया अनुच्छेद 275 में। कहां पर किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 275 में इस अनुदान का उल्लेख किया गया है। अच्छा, यह अनुदान आता कहां से है, तो जो भारत की संचित निधि है ना, उसी में से पैसा निकाल के बांटा जाता है, ठीक है। और भारत सरकार के पास कहां से पैसा आएगा, ठीक है, तो संचित निधि से यह अनुदान का जो खर्च होता है वो किया जाता है, ठीक है। लेकिन भैया अभी हमने पढ़ा कि संचित निधि से कोई पैसा निकालना हो तो पहले संसद में बातचीत करना पड़ेगा। क्या बातचीत करना पड़ता है क्या, बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे निकलेगा पैसा, बताओ, ठीक है। तो जो कुछ भी अनुदान वगैरह वाली बातें हैं, ये संसद में क्या होता है, इसके ऊपर क्या किया जाता है, पहले प्रस्ताव रखा जाता है, जब डिसाइड हो जाता है तब पैसा बाहर आता है। ये अपने भाषा में आप जान करके रखिए। अगला सवाल, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय किस अनुच्छेद में निहित है। फिर से पढ़िए, संघ और राज्य द्वारा, ठीक है, अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय यानी खर्च, ये किस अनुच्छेद में दोस्तों निहित है। ये भी अच्छा सवाल कर दिया दोस्तों। जब इस तरह की चीजें आप पढ़ते हैं तो एग्जांपल पहले समझना पड़ेगा आपको। ये पढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 282 में, एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है अनुच्छेद 282 में, ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। जहां मुझे लगता है थोड़ा बहुत भी डाउट है ना या स्किप हो रहा कुछ, तो मैं तुरंत आपको आगाह कर देता हूं, चेक करके कमेंट जरूर बताइएगा। लिख रहा संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किया जाने वाला व्यय, ये दोस्तों कहां बताया गया, अनुच्छेद 282 में बताया गया है। और याद रखेंगे क्यों ये व्यय किए जाएंगे, पहले ये बताइए सर। तो ये व्यय किए जाते हैं दोस्तों सार्वजनिक उद्देश्य से। किस कारण किए जाएंगे दोस्तों, सार्वजनिक उद्देश्य से। सार्वजनिक मतलब पब्लिक के लिए दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, उस उद्देश्य से जो व्यय किए जाते हैं उसके बारे में दोस्तों बताता है यह अनुच्छेद 282। लिख रहा है संघ की संपत्ति को राज्य के करों में छूट। दोस्तों ये मेरे लिए एकदम नया सवाल था, ठीक है, क्योंकि हमने कई बार पॉलिटी को पढ़ाया लेकिन कभी इस टॉपिक पर ध्यान नहीं दिया। आज मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा। ये वाला खास करके प्रश्न, जब ये प्रश्न आए ना, दो तरह के प्रश्न आए। होता क्या दोस्तों, मान लीजिए संघ की कई सारी प्रॉपर्टी राज्यों में बनी होती है, भाई हेडक्वार्टर बना होता ना, हेडक्वार्टर है या संघ की कोई बिल्डिंग है, तो नियम क्या होता है कि जितने भी तरह के टैक्स राज्य की तरफ से लगाए जाते हैं वो संघ की बिल्डिंगों पे नहीं लगते। यही कहा गया कि संघ की संपत्ति को राज्य के करों में छूट दिया जाएगा। तो राज्य ने कहा ठीक है छूट दे देंगे, लेकिन जो हमारी संपत्ति सेंट्रल वाले क्षेत्र में बनी उसका क्या, संघ ने कहा हम भी तुमको छुट्टी दे देंगे, मतलब छूट दे देंगे। तो लिख रहा है कि राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से भी छूट दिया गया, नहीं दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, ये छूट देकर रखते हैं। ये कहां बताया गया दोस्तों, तो ये बताया गया अनुच्छेद 285 में। 285 में याद रखेंगे ये संघ की संपत्तियों पर छूट की बात करता है, और 289 में बात करेंगे 289 ये राज्य की संपत्तियों में छूट की बात करता है, ठीक है। तो 285 और 289, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। राज्य की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट, ठीक है, संघ के कराधान से छूट यहां पर है और राज्य के कराधान से छूट यहां पर है। ये दोनों दो बातें दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा भारत सरकार द्वारा उधार लेना ये किस अनुच्छेद में निहित है। मैंने कहा ना, राज्य के द्वारा उधार लेने की बात नहीं की जा रही ऋण, क्योंकि राज्य सरकार किसी विदेशी शक्ति से ऋण नहीं ले सकती, भारत सरकार से ले ले चलेगा। कर रहा भारत सरकार द्वारा उधार लेना, देना की बात नहीं कर रहा है, उधार लेना ये किस अनुच्छेद में दोस्तों निहित है। वो सब किसी को भी उधार दे सकता है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 292 में निहित है। कहां पर दोस्तों, अनुच्छेद 292 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया, ठीक है, कि हो सकता है। और 292 जो दोस्तों आप पढ़ते हैं भाग 12 में, कहां पढ़ते हैं, भाग
भाग 12 में पढ़ते हैं, जो आपने पीछे पढ़ा था जहां वित्तीय संबंधों की बात किया था। लिख रहा राज्यों द्वारा उधार लेना, ये भी भारत सरकार उधार ले सकती भाई, तो राज्य भी अपने काम के लिए उधार ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो इनका जैसे 292 ऐसे इनका 293 है, एकदम सीक्वेंस में, ठीक है। 292 और 293 दोनों आप याद रखेगा, इसमें राज्य सरकार उधार ले सकती है, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में किया गया है? ये प्रशासनिक अधिकरण बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? तो याद रखें दोस्तों, पहले तो इसको जान लीजिए कहां बताया गया, अनुच्छेद 323 क में दिया गया। कहां पर दोस्तों? 323 का। 324 से निर्वाचन स्टार्ट हो जाएगा और इसमें कहा गया कि जितने भी प्रशासनिक अधिकार से संबंधित जितने भी लोक सेवक हैं, उन लोक सेवकों की भर्ती के संदर्भ में, उनकी सेवाओं के संदर्भ में जो विवाद होते हैं, उन विवादों का निपटारा यह प्रशासनिक अधिकार करेगा। हमने क्या बताया दोस्तों? प्रशासनिक अधिकार क्या करता है? विवादों का निपटारा करेगा। क्या करेगा दोस्तों? विवादों का निपटारा करेगा। किसके विवादों का निपटारा? तो याद रखेंगे लोक सेवक के भर्ती और सेवाओं के संदर्भ में, भर्ती और सेवाओं के संदर्भ में जो कुछ भी डिस्प्यूट होगा उससे दोस्तों संबंधित जो चीजें होंगी वो प्रशासनिक अधिकार देखेगा। ये 323 क में बताया गया। कहां बताया गया? 323 क में बताया गया। बहुत अच्छे सवाल हैं। शायद आप कभी केंद्र राज्य संबंध के बारे में इतना विस्तार से न पढ़ते हो, लेकिन आप हमारी क्लास में आए तो मैं तो आपको सब पढ़ाऊंगा, कहीं भी कोई भी टॉपिक दोस्तों छोड़ूंगा नहीं, सब आपको बताते चलूंगा। आगे लिख रहा है अन्य विषयों के लिए अधिकरण किस अनुच्छेद, अच्छा अन्य विषयों के लिए जो अधिकरण होगा दोस्तों, इस तथ्य को छोड़ करके जो अन्य विषयों के लिए अधिकरण होंगे वो कहां बताए गए? तो सेम 323 क की जगह 323 ख आ जाएगा। ख में दोस्तों अन्य अधिकरण के बारे में बताया गया। इसमें कहा गया दोस्तों संसद और राज्य विधानमंडल। क्या कहा गया? संसद और राज्य विधानमंडल। और आपने पढ़ा दोस्तों विधानमंडल में दोनों चीजें आ जाती हैं, एक तो विधानसभा भी आ जाएगा, ऊपर से विधान परिषद भी आ जाएगा। तो विधानमंडल से संबंधित जो विवाद होंगे, इनसे संबंधित जो विवाद होंगे, उस विवाद के लिए जो अधिकरण बनेगा वो इसी के संदर्भ में बनता है, ठीक है। अधिकरण मतलब क्या हो जाता है? ट्रिब्यूनल। वो इसी अनुच्छेद के तहत बनता है, अनुच्छेद 323 ख के तहत। लिख रहा केंद्र राज्य से संबंधित प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये आपके लिए अच्छा सवाल दे दिया। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि प्रशासनिक सुधार आयोग ये 1970 में बना था। कब बना था? ये 1970 में बना था। एक और आपने पढ़ा था दोस्तों राजमन्नार आयोग। क्या पढ़ा था? राजमन्नार आयोग। ये राजमन्नार आयोग जो था दोस्तों ये तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है, तमिलनाडु बताएगा, ठीक है। और कब बना था दोस्तों? इसके लिए बताया था आपको 1971 याद रखेगा, तो 70 और 71 दोनों याद रखेगा, ठीक है। नहीं, राजमन्नार भी 70 में था ना, 70 ठीक है। 70-71 रिपोर्ट वाली बात आ जाती ना, तो ये भी याद रखेंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों लिख रहा है कि केंद्र राज्य से संबंधित भगवन सहाय समिति का गठन दोस्तों कब किया गया? तो भगवन सहाय समिति दोस्तों ये 1971 में बनी। कब बनी है? यहां लिख दे रहा हूं, ये 1971 में बनी है। एक दोस्तों पीछे आपने सरकारिया आयोग पढ़ा। क्या पढ़ा? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग आपने पढ़ा दोस्तों कि सरकारिया आयोग कब बना? तो पढ़ा दोस्तों 1983 में बना था, और जब रिपोर्ट की बात किया तो रिपोर्ट दोस्तों 1987 में आया था, 87 में, ठीक है। तो 83 और 87 यहां दोनों चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छे से समझ में आ गया ना? देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए ई बुक भी लॉन्च किए गए हैं। ये ई बुक दोस्तों हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको पढ़ा दिए गए हैं पूरी विस्तार से। उन क्लास का हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इसे लेकर प्रिंट आउट करा सकते हैं। किताब ऑर्डर करेंगे तो किताब पैक होकर आपके घर जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों कोर्सेज हैं, एक बार आप कोर्स ज्वाइन करो, विश्वास करो नितिन सर का इंडिविजुअल बैच किसी भी विषय का, जो भी विषय आपको कमजोर लगता है वो विषय का ज्वाइन करके देखो। इतनी विस्तार में चर्चा किया जाता है ना, पूरे भारत का कोई भी एग्जाम सिलेक्ट कर लेना, कोई भी प्रश्न पत्र उठा लेना, अगर सवाल बाहर चला जाएगा तो बता देना। आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि जो इंसान YouTube जैसे फ्री प्लेटफॉर्म पर इतना अच्छा क्लास दे सकता है, वो अपने पेड प्लेटफॉर्म पर मेहनत करता होगा कि नहीं करता होगा? कॉमन सेंस की बात है, सोचिए कि मैं कितना मेहनत करता हूं। अगर मैं ये पढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर सकता हूं, तो जो मेरा पेड प्रोग्राम है उसके लिए मैं कितना मेहनत करता हूं, ठीक है। विश्वास करने वाली बात है, करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो 6 महीना बाद करेंगे, पता है मुझे। जो आज नहीं करेंगे वो 6 महीना बाद करेंगे, आएंगे यहीं पर सारी जगह से घूम करके टहल करके, लगेगा अब नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ में आ पा रहा है, तो अंतिम में दोस्तों स्टडी 91 ही आएंगे और यहीं से चीजें आपको समझ में आएंगी। इसलिए कह रहा हूं कि पहले ही आ जाइए, आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद,
जय भारत। अच्छा, कोई कमेंट करेगा कि नहीं? कर लेना एक बार, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, लाइक कर लो, ये आपका अपना कर्तव्य। देखिए हम कितनी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं। कभी चीटिंग करते हुए देखा नितिन सर को? हर क्लास मन से पढ़ाते हैं, हर क्लास मन से पढ़ाते हैं, हर क्लास पे मेहनत करते हैं। फिर हर क्लास को आप लाइक क्यों नहीं कर सकते? हर क्लास पर आप कमेंट क्यों नहीं कर सकते? हर क्लास को आप शेयर क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। आप सोचना, इत्मीनान से सोचना कि एक व्यक्ति हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, क्या उसके लिए हम थोड़ी सी चीजें नहीं कर सकते हैं? थोड़ी सी चीजें करना कैसे? व्हाट्सएप में ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, फेसबुक है, आप शेयर कर दो क्लास को, इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो सेशन समाप्त होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।